सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं आजकल 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10 बेटा, वेक्टर्स। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको वेक्टर की इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ ए वेक्टर। तो हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या है बेटा। वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये हमने किया था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका केवल हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, यानी कि उसकी केवल हम अगर लाइन की बात करें तो लेंथ देखते हैं, अदरवाइज में जैसे टाइम है तो हम केवल उसमें टाइम ही देखते हैं। और भाई आपकी स्पीड है, और भाई आपने जो डिस्टेंस कवर की है, भाई आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था, चंडीगढ़ से दिल्ली या दिल्ली से चंडीगढ़ आप आ रहे हैं तो डिस्टेंस, ये सब स्केलर होते हैं। लेकिन जिस क्वांटिटी को मेजर करते टाइम हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ध्यान देंगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों देखते हैं, वो चीज, वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और मैंने एग्जांपल दिया था आपको, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हम अब मैथ्स में पढ़ेंगे, वेक्टर को जो हम मैथमेटिकली पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा जो करने जा रहे हैं, वहां हम वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के रूप में पढ़ेंगे। भाई आप ये देखिए ना कि अगर हम फोर्स की बात करें, मैंने आपको फोर्स का एग्जांपल दिया था, तो भाई फोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां से ए से किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं बी तक ले जा रही हूं तो ये फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है भाई। इस पेन को ही मैं यहां से यहां ले जा रही हूं इस तरह से, तो हम एक लाइन में ही तो जा रहे हैं। तो ए से बी तक जो ये पेन का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इतनी तो दूर हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। और ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन में कह सकती हूं। इन तीनों बातों को आप समझेंगे। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बेस रिवाइज करा रही हूं कि मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पेन को पहुंचाया है फोर्स लगाकर, तो वो फोर्स इस एल लाइन के साथ साथ ए से बी की डायरेक्शन में लग रही है, और हमने ऑब्जेक्ट को ए से बी तक पहुंचाया है। तो हम जो फोर्स थी उस फोर्स को हम एक लाइन सेगमेंट से दिखा सकते हैं, लेकिन वो लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड होगा, उस पर डायरेक्शन मेंशन होगी कि हम ए से बी जा रहे हैं या बी से ए की तरफ आ रहे हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं, ए से बी ये लिखा जाता है, ये तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। या इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है तो हम इसे स्मॉल वेक्टर ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जो इसकी लेंथ है ए से बी तक का जो फोर्स की जो डिस्टेंस है या मैग्नीट्यूड, देखो अब हम साइंटिफिकली वेक्टर को नहीं देखेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। भाई मैग्नीट्यूड से हमारा मतलब क्या होगा मैथ में कि ए से बी तक की लेंथ, हमें यही डिस्कस करना है। अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो ये हो जाता है कि कितनी न्यूटन की फोर्स हमने अप्लाई की है, क्लियर। तो हम उस सब को नहीं देखेंगे। अब हम मैथ में पढ़ेंगे एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जहां पर मैग्नीट्यूड से बेटा जी हमारा मतलब होगा वेक्टर ए बी की लेंथ से, जिसे हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए बी का मॉडुलस। देखो ए बी पर हम एरो लगा दें या केवल बार लगा दें, वो वेक्टर को डिनोट करता है, और ये उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। डायरेक्शन आपको यहीं से पता लग रही है, ए से बी तक है। और एक तीसरी चीज और मैंने आपको बताई थी, स्पोर्ट। स्पोर्ट मीन्स लाइन ऑफ एक्शन। भाई इस लाइन पर कोई और फोर्स भी तो अप्लाई हो सकती है ना, तो इस लाइन के साथ साथ हमारा काम चल रहा है।
इस लाइन के साथ, तो ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन है और यहाँ हम इसे स्पोर्ट बोलेंगे। तो वेक्टर में 3 क्वांटिटी हमने देखी थी, लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और स्पोर्ट। ये सारी बातें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताने की कोशिश की थी और आई थिंक आपने देखा होगा। जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें मेरा वेक्टर का, ताकि आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा, ताकि उसके बाद हम आगे चलें तो हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं और भाई वेक्टर का एडिशन है, वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सारा वेक्टर अलजेब्रा आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स, तो सबसे पहली टाइप हमारी क्या है? सबसे पहला है बेटा जी जीरो वेक्टर। जीरो नाम से ही लग रहा है कि जीरो, अभी जीरो का मतलब केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना भाई। क्या मतलब है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ए पर और ये यहाँ से कहीं भी मूव ना करे, कहीं भी मूव ना करे भाई, ए से ए, यानी कि कोई फोर्स अप्लाई हुई नहीं हुई, कोई वर्क डन ही नहीं, वर्क डन भी नहीं हुआ है हमारा। तो ए से ए तक हम गए, ए पे शुरू किया, ए पे खत्म किया। वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम ए से बी पर जा रहे हैं तो ए हमारा बेटा जी इनिशियल पॉइंट होता है। क्लियर? याद आ रहा है आपको? मैंने ये सारी बातें बताई हैं। ए इनिशियल पॉइंट होता है और बी हमारा टर्मिनल पॉइंट होता है। अगर हमारा इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाता है तो वो वेक्टर हमारा जीरो वेक्टर हो जाता है और हम उसे ऐसे भी लिख देते हैं। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए वो जीरो वेक्टर कहलाता है। अब मैग्नीट्यूड तो हो गया जीरो, डायरेक्शन के बारे में क्या कहें भाई? जनरली हम देखते हैं कि ए से बी या बी से ए हम आते हैं भाई। यहाँ तो आप डायरेक्शन किधर भी ले लो, किधर भी ले लो, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट हो ना, ए से ए, तो यहाँ डायरेक्शन की कोई ज़्यादा सेंस बनती नहीं है भाई। डायरेक्शन आप किस तरफ भी इसकी ले सकते हो, तो इसे हम इस तरह जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं सेकेंड टाइप, प्रॉपर वेक्टर। देखिए कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो मैं एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कुछ डेफिनेशन करा रही हूँ जिससे आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो प्रॉपर वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो हो, है ए वेक्टर विद नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, नॉन जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड क्या? प्रॉपर वेक्टर। ठीक है ना भी? प्रॉपर मान लो एक है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है, 3 है, तो वो वेक्टर तो बन रहा है कम से कम, इसलिए हम उसको प्रॉपर कह देते हैं। यहाँ वेक्टर से कोई हमारे पास वर्क डन आ नहीं रहा, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, तो ये जीरो वेक्टर है। ये जीरो है, जो जीरो नहीं है वो हमारा प्रॉपर वेक्टर है। इसके बाद हमारा एक थर्ड वेक्टर आ जाता है यूनिट वेक्टर। अभी मैं केवल यूनिट वेक्टर की आपको डेफिनेशन बताऊंगी, क्या होता है यूनिट वेक्टर, इसकी अदर डिटेल हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो ए वेक्टर विद वन मैग्नीट्यूड, ध्यान देंगे, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो भाई, यूनिट एक, ठीक है ना, यूनिट माने एक इकाई, हम हिंदी में बात करें तो यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर का ए वेक्टर विद वन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड व्हाट? यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट देखो ना, नाम में सब कुछ आ जाता है बच्चे। जीरो वेक्टर तो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, प्रॉपर वेक्टर नॉन जीरो मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 हो गया। मींस अगर हमारे किसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो जो वेक्टर ए है वो कैसा वेक्टर है बेटा जी? वो यूनिट वेक्टर है। अब एक बात ध्यान देने की है कि जो यूनिट वेक्टर है उसे ऐसे नहीं लिखा जाता है। थ्रू आउट वेक्टर में जब भी आप पूरा वेक्टर अलजेब्रा को स्टडी करोगे हायर क्लासेस तक भी, तो यूनिट वेक्टर के लिए एक अलग नोटेशन यूज की जाती है जिसे हम ए कैप बोलते हैं। ए कैप, कैप क्यों भाई? ये टोपी सी हो गई। किस लिए? डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कि भाई सिंपल वेक्टर को हम एरो से या बार से, और यूनिट वेक्टर को, ये सिंपल कैप है भाई, उल्टा वी,
सिंपल कैप ए पर। अगर किसी वेक्टर पर आपको कैप लगी हुई दिख रही है तो हम आंख बंद करके बिना किसी शक के कह सकते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू कह लो, मॉडुलस कह लो, वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अभी हम यूनिट वेक्टर के बारे में केवल इतना ही पढ़ेंगे। बाकी यूनिट वेक्टर की जो अदर डिटेल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा में, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। को इनिशियल, देखिए बेटा, हर वेक्टर की डिटेल उसके नाम में छुपी हुई है। लगभग हर वेक्टर की डिटेल उसके नाम में छुपी हुई है। को एक साथ, इनिशियल शुरू होने वाले, एक ही जगह से शुरू होने वाले वेक्टर्स इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए, तो ए से एक वेक्टर ये गया, वेक्टर भाई यहाँ लिख दीजिए ए बी, यहीं से एक और वेक्टर गया ए सी, यहीं से एक और वेक्टर गया ए डी, और यहीं से एक और वेक्टर गया ए ई एंड सो ऑन। चारों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए ये चारों ही वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। ए बी, ए सी, ए डी एंड ए ई आर को इनिशियल वेक्टर्स। आपको डेफिनेशन में, खासतौर पर हरियाणा बोर्ड की बात कर रही हूँ कि हमारी जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में नहीं आएंगी, आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से को इनिशियल वेक्टर छांटिए, जीरो वेक्टर छांटिए, यूनिट वेक्टर छांटिए। तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, आपको इनकी क्रैमिंग नहीं करनी है, डेफिनेशन याद नहीं करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो वो सभी वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं या जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, वो हमारे कहलाते हैं बेटा को इनिशियल वेक्टर। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। एक मैंने बताया जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। प्रॉपर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो हो, डायरेक्शन स्पेसिफिक होगी, ए से बी या बी से ए। यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन सबकी स्पेसिफिक होंगी, इन सब में डायरेक्शन कंसीडर करनी है हमने, ठीक है ना। अभी देखिए ना, यहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहीं पर देखिए, मुझे एक बात याद आई, एक वेक्टर ये ले लेते हैं सी ए, सी तो आ गया, हम कुछ और नाम ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। ध्यान देंगे भाई मेरी बात पर, एफ ए वेक्टर भी दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये ए से जा रहा है, बट ऐसा है नहीं। एफ इनिशियल पॉइंट है, ए टर्मिनल पॉइंट है, तो ये वेक्टर इनके साथ को इनिशियल नहीं है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? भाई यहां से दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये तो यहीं से जा रहा है, तो ये भी इन्हीं में से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, आपको डायरेक्शन देखनी है। बोला ना मैंने अभी आपको कि जीरो वेक्टर को छोड़कर इन सब में डायरेक्शन मैटर करती है। तो ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये वेक्टर तो बेटा एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो एफ ए है ये, तो को इनिशियल तो ये चार है, ये वाला को इनिशियल इनके साथ नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। वेक्टर की डायरेक्शन ही ये बात बताती है कि कहाँ से वेक्टर शुरू हुआ और कहाँ पर वेक्टर खत्म हो रहा है। तो चलूँ मैं आगे, अभी ये चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको एक और डेफिनेशन बताने जा रही हूँ। इन पर बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो आपके 1-1 मार्क्स में जरूर आ जाते हैं, तो आपने बड़े ध्यान से समझना है इन चीज़ों को। को इनिशियल के बाद बेटा जी एक चीज आ जाती है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, समझे मेरी बात को? कोलिनियर, को का मतलब आप समझ जाएं एक साथ, लीनियर किससे बनता है भाई? लाइन से। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ? एक ही लाइन पर बनने वाले वेक्टर, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, द वेक्टर्स, पहले मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगी। द वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल, सेम और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, समझे मेरी बात को? सेम और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर।
ठीक है भाई, कैसे? देखिए ये एक हमारी लाइन है, मान लीजिए L, ओके, ये लाइन ऑफ एक्शन है L, और इस पर हमने ये ले लिया भाई वेक्टर ए बी, क्लियर? ए बी की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ सपोर्ट है, जो हमने डिस्कस की थी कि सपोर्ट की यहाँ जरूरत पड़ेगी हमें, और ये एक और पॉइंट आ गया C से D तक, ठीक है भाई। ए बी और सी डी दोनों ही वेक्टर L लाइन पर बने हुए हैं, L लाइन के साथ बने हुए हैं। जो इनकी लाइन ऑफ सपोर्ट है वो दोनों की सेम है। ध्यान से देखिए आप, जो अपना ए बी वेक्टर है भाई, जो ये ए बी वेक्टर है, ब्लैक पेन लेना था मैंने ब्लू ले लिया, जो ए बी वेक्टर है और जो अपना सी डी वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर इसी लाइन पर बने हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर कॉलिनियर, ठीक है भाई, दोनों ही कॉलिनियर है, एक ही लाइन पर बने हुए हैं। लेकिन अब कॉलिनियर में एक ट्विस्ट और आ जाता है, छोटा सा एक टर्न और आ जाता है कि मान लीजिए कि ये अपनी कोई लाइन है L1 और ये कोई लाइन है L2 और दोनों पैरेलल हैं, क्लियर? एक वेक्टर हमारा ये बना हुआ है ए बी और एक वेक्टर हमारा ये बना हुआ है सी डी। यहां मैं एक चीज और लिख दूं, द वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ, हाँ ये बात बड़े ध्यान से समझनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड नहीं देखना दोनों का, दोनों की डायरेक्शन भी नहीं देखनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों वेक्टर्स का सपोर्ट अगर सेम है, लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है या पैरेलल है, तो वो कॉलिनियर वेक्टर कंसीडर होते हैं। तो यहां तो अब आप क्लियर दिख रहा है कि ए बी और सी डी एक ही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई ये तो बराबर होंगे या इनका मैग्नीट्यूड सेम है या डायरेक्शन सेम है। तो उसके लिए मैंने आपको एक और एग्जांपल यहाँ दिया है कि L1 और L2 दो पैरेलल लाइन है, ए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सी डी इसमें है, लेकिन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों की जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल है। तो यहां भी हम क्या कहेंगे कि वेक्टर्स ए बी एंड सी डी, वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर कॉलिनियर बेटा जी, ठीक है? यहां पर भी ए बी और सी डी कॉलिनियर हैं। और एक और इसी सेम लाइन पर और देख लेते हैं भाई, हम अब इसको सेम लाइन पर और देख लेते हैं कि ये देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारी एक लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही है, ठीक है भाई, और इस पर ये तो हो गया अपना वेक्टर ए बी, ए से बी की तरफ, और ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर सी डी। दोनों का आप देख सकते हो भाई मैग्नीट्यूड में भी फर्क है, सी डी बड़ा है, क्लियर? सी डी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है इन विद रिस्पेक्ट टू ए बी, ओके? ये छोटा है, ये ज्यादा है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, लेकिन दोनों की जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो सेम है, इसलिए ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कॉलिनियर वेक्टर। एक बार फिर रिवाइज करा दूं मैं, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट बोल दें या लाइन ऑफ एक्शन बोल दें, अगर वो सेम है या पैरेलल है, चाहे उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चाहे उन वेक्टर्स की डायरेक्शन कुछ भी हो, तो वो वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे हैव सेम और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बात समझ आई आपको? हमें डायरेक्शन नहीं देखना, हमने मैग्नीट्यूड नहीं देखना, हमने सिर्फ उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट देखनी है। अगर वो पैरेलल है या कॉलिनियर है तो हम आराम, पैरेलल है या सेम है तो हम उन वेक्टर्स को क्या कहेंगे? कॉलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। और कॉलिनियर की तर्ज पे ही, कॉलिनियर की तरह ही हमारे पास एक और डेफिनेशन आ जाती है, कोप्लेनर वेक्टर्स।
कोप्लेनर, प्लेन क्या होता है भाई, ये जिस ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ ये एक प्लेन है, क्लियर, जिस जमीन पर मैं खड़ी हूँ वो एक प्लेन है, यहाँ ये एक प्लेन है, मीन्स एक ऐसी फिगर जो 2 डायमेंशनल है वो प्लेन है। तो एक ही प्लेन में जितने वेक्टर्स ड्रॉ होंगे वो सभी वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर, चाहे उनकी डायरेक्शन कुछ भी है, मैग्नीट्यूड कुछ भी है, लाइन ऑफ सपोर्ट कोई भी है, तो वेक्टर्स इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, देखिए इनमें से कुछ डेफिनेशन ऐसी है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं है। कोलिनियर की तरह ही आपका आ जाता है नॉन कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर की तरह ही आपका आ जाता है नॉन कोलिनियर, जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट अलग अलग है, पैरेलल नहीं है, सेम नहीं है, तो वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो जाते हैं। और कोप्लेनर मैंने बताया, एक और डेफिनेशन ले लेते, लाइक वेक्टर्स। ठीक है भाई, लाइक माने एक जैसे, अब भाई किस सेंस में लाइक, ठीक है ना, एक लाइक माने पसंद करना होता है, एक लाइक में सेम टू सेम। तो यहाँ लाइक का क्या मतलब है, जिन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अब एक बात का ध्यान रखना, डायरेक्शन सेम तभी होगी जब वो कोलिनियर होंगे। समझ में आ रही है बात भाई? ये देखो ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि भाई ये लाइन, ये तो अपना वेक्टर हो गया ए बी, ठीक है भाई, ये हो गई इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। और अब हल्का सा हम चेंज कर दें, हल्का सा, यहां से मैंने थोड़ा सा टेढ़ा ले लिया, ये थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ले लिया मैंने सी डी, ठीक है। और अब हम कहें कि ये लाइक वेक्टर हैं, ये सेम डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन बेटा जी सेम नहीं है, थोड़ा सा मैं ऐसे लेना चाहूंगी, ऐसे, ये सेम डायरेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ना, अब इस वेक्टर को आप हल्का सा एक्सटेंड कर दो तो ये आपका ऐसे जाएगा, और ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, और ये वेक्टर थोड़ा और आगे जाकर ऐसे चला जाएगा। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? डायरेक्शन का क्या मतलब है? डायरेक्शन तो हल्का सा एंगल बदल दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल है ये वाला वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 10 डिग्री पे भी मैंने रोटेट कर दिया है, अगर मैंने वेक्टर सी डी को 10 डिग्री पे भी हल्का सा रोटेट कर दिया है, तो ये और ये सेम डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो लाइक वेक्टर होने के लिए, डायरेक्शन जो है सेम होने के लिए, लाइन ऑफ सपोर्ट सेम या पैरेलल होनी चाहिए। तो इस लाइन में जितने भी एक ही डायरेक्शन के वेक्टर होंगे वो लाइक वेक्टर्स होंगे, या दो पैरेलल लाइंस पर एक ही डायरेक्शन के जितने वेक्टर्स होंगे वो लाइक वेक्टर्स होंगे। तो सेम डायरेक्शन समझ रहे हैं ना आप? ये जैसे रेल की पटरी पर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, सेम, ठीक है ना, ऐसे चल रही हैं। अगर एक भी पटरी को हल्का सा भी आप किसी एंगल पर ट्विस्ट कर दोगे तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में कंसीडर नहीं होंगी। तो वो जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो वो लाइक वेक्टर्स, और जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम ना हो, जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम ना हो वो अनलाइक वेक्टर्स, नॉट हैविंग सेम डायरेक्शन। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे क्वेश्चंस करने में काम आएंगी। लाइक वेक्टर्स को हम को डायरेक्शनल वेक्टर्स भी कह देते हैं। लाइक वेक्टर्स को हम को डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन वाले वेक्टर, ठीक है ना। तो लाइक कह लें, को डायरेक्शनल कह लें, एक ही बात है। तो मैं रब करते करते मैं बोल दूं, कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है या पैरेलल है। क्लियर? कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में बनने वाले वेक्टर, चाहे उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो, अलग अलग हो, सेम हो। लाइक वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, अनलाइक वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो। अब मेन आ जाता है आपका बेटे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल मीन्स बराबर हो, बस सिंपल सी बात है। इक्वल माने बराबर हो। किस सेंस में बराबर हो?
मैग्नीट्यूड में भी बराबर हों, डायरेक्शन में भी बराबर हों, सपोर्ट में भी बराबर हों, तभी वो बराबर वेक्टर कंसीडर किए जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल्स, are called equal vectors if they have same magnitude and same direction। चाहे उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग ही क्यों ना हो, इनिशियल पॉइंट डायरेक्शन नहीं, लाइन ऑफ एक्शन नहीं, जो उनका इनिशियल पॉइंट है वो बेशक अलग अलग क्यों ना हो, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव के बजाय हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। क्लियर? आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई ये तो हो गया वेक्टर ए, ओके, और ये हो गया वेक्टर बी। अब ये भी और ये भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ए से शुरू होकर बी पे जा रहा है, ये सी से शुरू होकर डी पे जा रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि ए बी का मॉडुलस और बेटा जी सी डी का जो मॉडुलस है वो सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर होंगे। अगर एक भी जगह इनमें चेंज आ जाता है तो वो अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। ओके, और एक आपका आ जाता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, हम ब्लैक पेन से करते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव से क्या मतलब है? किसी भी वेक्टर के नेगेटिव से मतलब केवल उसकी डायरेक्शन से है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप बेशक चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हैं, डिस्टेंस तो आप 400 किलोमीटर कवर कर रहे हैं ना, चेंज कहाँ आ रहा है? डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट डायरेक्शन अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होंगे। ये देखिए ए और ये बी, तो बेटा जी ए से बी, ठीक है, और ये वेक्टर हो गया बी से ए। मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ए, या मैं ऐसे भी कह सकती हूं कि वेक्टर बी ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन हो दोनों की, तो वो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव कहलाते हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आपको किसी वेक्टर का नेगेटिव लेना है तो आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना है। तो ये था आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक दो डेफिनेशन और देखती हूँ मैं, अगर रह जाती है। प्लेनर, कोप्लेनर, यस, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, ये और आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री, आजाद, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। एक आप इसे एक छोटे से एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये पॉइंट है, ये मैंने फिक्स कर दिया, और आपको कोई पर्टिकुलर काम मैंने दे दिया कि यहां से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट को आपने बस इस तरफ इस तरफ इस तरफ या इस तरफ ले जाना है, यानी आपने केवल और केवल इसी ऑब्जेक्ट पर काम करना है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं, यू आर फ्री। ठीक है, बात को समझे, फ्री इन द सेंस वो नहीं, आपको मैंने ये ओ पॉइंट फिक्स कर दिया, लोकेशन बता दी, मेरी बात को समझे, लोकेशन बता दी मैंने कि आपको इस इनिशियल पॉइंट से अपना वर्क स्टार्ट करना है। फिक्स लोकेशन कर दी, लोकलाइज्ड कर दिया, तो यहां से जो भी वेक्टर जा रहा है वो फिक्स होके जा रहा है, तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर है। और एक ऐसा वेक्टर जो कहीं भी, वेक्टर ए जो कहीं भी काम करे, जिस वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकें, वो फ्री वेक्टर है।
उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट वो फ्री रहेगा। इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल पॉइंट। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर आपका वेक्टर अगर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट कहीं भी हो। देखो ना, हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेके चलते हैं कि भाई आपको एक डिस्प्लेसमेंट करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और आपको 5 मीटर से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं करनी है। समझ में आ रही मेरी बात? आपको 5 मीटर से ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्लेस नहीं करना। या हम ऐसा मान लें कि हमारे पास एक मशीन है, हमारे पास एक मशीन है और वो भारी भारी ऑब्जेक्ट्स को एक ही लाइन में डिस्प्लेस कर सकती है, बट नॉट मोर देन 500 मीटर, हाफ किलोमीटर, कुछ भी लगा लीजिए। तो उस मशीन को अगर हम यहाँ लगा दें ए पर, ठीक है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई पेड़ टूटा हुआ है, हम ऐसा मान के चल लें, और वो मशीन उस पेड़ को यहाँ बी तक ले जा रही है, ले गई भाई, तो ये इसका जो जो डायरेक्शन है भाई, वो मशीन चल भी इधर सकती है, उल्टी नहीं आ सकती, उल्टी नहीं आ सकती, समझे इस बात को। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है भाई, 5 लगा लीजिए या 5 मीटर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, यानी ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 है और वो ए से बी की तरफ ही जा सकती है। क्लियर? अब उसी मशीन को हमने यहां लगा दिया सी पर, तो भी वो किसी ऑब्जेक्ट को अगर कर रही है तो वो एक ही डायरेक्शन में है, अपोजिट में नहीं आएगी। तो ये यहां है सी डी। क्लियर? वो भी 5 है। तो ये हमारे फ्री वेक्टर हैं, उसको यहां अप्लाई करोगे तो भी उतना ही वर्क करना है, यहां अप्लाई करोगे तो भी उतना। एक ऐसा वेक्टर जिसका इफेक्ट केवल उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता हो, उसके इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड ना करता हो। या हम इसे सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ही ना हो, हम जहां मन करें उस इनिशियल पॉइंट को उठा के ले जाएं, तो वो तो है फ्री वेक्टर। और ये तो है भाई फ्री वेक्टर। और जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाए, जिसकी लोकेशन फिक्स हो जाए कि यहीं पर ही वर्क होना है, इसके अलावा कहीं नहीं होना, तो वो फिक्स हो जाए तो वो लोकेलाइज्ड वेक्टर होता है। तो अभी हम जो अपना 12th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो हम सारे के सारे फ्री वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। जहां हमारा मन करेगा वहीं उस वेक्टर को हम एस्टेब्लिश कर देंगे, वहीं उसको इनिशियल पॉइंट उसका बना देंगे। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे लिखें कमेंट बॉक्स में, मैं फिर आपको क्लियर करूंगी। तो फ्री वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कहीं भी बन सकता है, इंडिपेंडेंट इनिशियल पॉइंट, और लोकलाइज्ड वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट इंडिपेंडेंट नहीं है। हम एक इन सब चीज़ों को ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, सारी बातें हमारी यहाँ क्लियर हो जाएंगी। हम एक क्यूबॉइड ले लेते हैं जिस पर हम वेक्टर्स डिस्कस करेंगे, अपने कोप्लेनर, कॉलिनियर और ये सब वेक्टर्स हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं भाई। ये देखिए, क्यूब के साथ हम हर डायरेक्शन में वेक्टर्स ले लेते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं अपनी सभी डेफिनेशंस को जो हमने अभी डिस्कस की हैं, कोलिनियर, कोप्लेनर, को इनिशियल, और ये सारी की सारी डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये हम नाम दे देते हैं यहाँ A, B, C, D, ओके, एंड देन E, F, G और H। क्लियर भाई? तो 4, 8 और अपनी ये 12 तो साइड्स हो जाती हैं। तो अभी आप देखें कि इनके साथ साथ हम वेक्टर ले रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये वाला वेक्टर अपना इस डायरेक्शन में। ओके, और ऑल दीज 2 साइड्स इन अपवर्डी डायरेक्शन, और ये साइड हमने ले ली भाई डाउनवर्डी डायरेक्शन में। क्लियर? और डायगोनल भी अभी हम लेंगे, और ये दोनों इस डायरेक्शन में और दिस वन इन दिस डायरेक्शन। देखिए वैसे तो हमारे डायगोनल यहाँ 4 बनते हैं, 1 2 3 4, हम एक ही डायगोनल को शो कर रहे हैं, एफ डी को। अब एफ डी ध्यान देना, अब अगर आप लाइव होते हैं यहाँ पर तो हम रूम में समझते हैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से। तो ये आपका एफ डी आ गया।
तो अभी अब आप यहां देखें कि अगर हम यहां बात करें, सबसे पहले हमने जो देखा था, सबसे पहले हमने देखा था को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है भाई। एक ही पॉइंट पर, पॉइंट कितने हैं? 8 है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। बारी बारी से हम चारों 8 पॉइंट्स को देखते हैं। ये ए पॉइंट है भाई, तो ए से जो जा रहा है वो वेक्टर ए डी है, ए बी है और बच्चे ए एफ है, ठीक है। तो वो कौन कौन से वेक्टर हो गए? वेक्टर ए डी, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए एफ, ये हो गए को इनिशियल फ्रॉम पॉइंट ए। बी से अगर हम देखें तो कौन कौन से वेक्टर्स जा रहे हैं? बी सी और भाई बी जी, तो इनको भी लिख दीजिए वेक्टर बी सी एंड बी जी। को इनिशियल मैंने क्या बताया था? वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ओके, अब हम सी पे आते हैं। तो सी से अगर हम देखें तो कोई भी वेक्टर नहीं जा रहा, क्योंकि सी से देखो ना, ये वेक्टर नहीं जा रहा, सी टर्मिनल पॉइंट है, यहां भी सी टर्मिनल पॉइंट और यहां भी सी, तो सी से कोई वेक्टर हमारा इनिशियल पॉइंट लेके सी से कोई वेक्टर नहीं जा रहा। डी से भी, यस, डी से, ये देखिए डी से हमारा वेक्टर जा रहा है डी सी, लेकिन और कोई वेक्टर नहीं है जो डी से जा रहा है। भाई को इनिशियल होने के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए ना भाई। डी पॉइंट से अगर 2 वेक्टर स्टार्ट होते हैं तो ही वो दोनों को इनिशियल कहलाएंगे। तो डी से तो एक सिंगल वेक्टर डी सी स्टार्ट हो रहा है और तो कोई हो ही नहीं रहा। ई से भी केवल ई डी स्टार्ट हो रहा है, इसकी डायरेक्शन हमें मेंशन, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में कर देते हैं देन आई कैन से कि ई डी और ई एच, दिस इज एच पॉइंट। बेटा मैं थोड़ा इसको यहां लिख देती हूँ यहां पर। ओके, तो ई डी, ठीक है बेटा, ई डी इधर और ई एच को इनिशियल है। एफ ई, ये एरो ऐसे है, एफ ई और एफ जी को इनिशियल है, एफ जी और बेटा एफ ई, ये इन पर सब पर बार लगाना है आपने। हम वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पढ़ रहे हैं। एफ जी और एफ ई और भाई एफ डी, भाई एफ डी भी, ठीक है भाई, एफ डी भी आ जाएगा, ये ध्यान रखना है तुमने। देखो ये जब हम एफ डी लिख देते हैं तो एफ इनिशियल है, डी टर्मिनल है, ये क्लियर है ये बात हमारी। तो एफ से 3 हो गए, एफ जी, एफ डी, एफ ई, ये नहीं आ रहा है। जी से केवल एक ही वेक्टर जा रहा है और एच से एक ही जा रहा है, 2 नहीं जा रहे हैं। तो ये मैंने जितने भी को इनिशियल वेक्टर्स के पेयर बने वो मैंने आपको बताए हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको को इनिशियल वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो आई थिंक आपको ये को इनिशियल वेक्टर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा जी कोलिनियर वेक्टर्स की। है यहां पर करती हूं मैं कोलिनियर। देखो मैं पहले आपको फिर बता दूं कोलिनियर वेक्टर मैंने क्या बताया था आपको। ऐसे वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स कम से कम जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो या सेम हो। तो भाई यहां सेम तो है नहीं, सेम तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास ये देखिए ना 1 2 3 4 और भाई 5, 4 ऊपर है, 4 नीचे और 4 साइड में है, 12 और एक 13 वेक्टर है हमारे पास। और कोई भी वेक्टर एक लाइन में 2 वेक्टर नहीं आ रहे हैं लेकिन पैरेलल हैं, ठीक है। तो जो जो वेक्टर पैरेलल है वो भी कोलिनियर होते हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चाहे उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो। तो अब देखिए यहाँ कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से हैं। बी सी और जी एच कोलिनियर है, ठीक है भाई। पहला पेयर जो आपका बनता है वो बी सी और जी एच, भाई दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल हैं। बी जी और एच सी, हाँ मैंने नाम ठीक लिखा है ना पहले भी, बी जी और एच सी, समझे इस बात को। बी जी और एच सी डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये पैरेलल सपोर्ट में है, पैरेलल। ये एक दूसरे के नेगेटिव भी कह सकते हैं हम। देखो कितनी बातें हैं कि फिगर में हमें सीखने को मिल रही हैं। भाई तो क्यूब है, हमने क्यूब बना रखा है, क्यूबर्ड नहीं क्यूब है ये, मैं क्यूबर्ड बोल गई स्टार्टिंग में, क्यूब है। तो दोनों की जो है मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव भी हो जाते हैं। और ये अनलाइक भी हो गए। अनलाइक क्यों होंगे? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं भाई, ये दोनों कोलिनियर भी हैं और साथ में
भाई लाइक वेक्टर भी हैं। अब यहाँ एक बात और बता दूं, जो वेक्टर कॉलिनियर भी हैं और लाइक भी है ना, वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, AD और BC, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, सपोर्ट भी आपकी सेम, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से फर्क पड़ जाता है ना। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स भी हैं। और भाई हम बात कर रहे थे अब कॉलिनियर की, तो बहुत सारे हैं कॉलिनियर। तो अभी हमारे पास GH और FE हैं कॉलिनियर हमारे पास, ठीक है ना, पैरेलल बस। GH और FE कॉलिनियर हैं हमारे। भाई FA और ED ये दोनों भी कॉलिनियर हैं हमारे। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि कॉलिनियर वेक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कॉलिनियर के दिए हैं। नॉन कॉलिनियर FD इन सबसे नॉन कॉलिनियर है, FD इन सबसे नॉन कॉलिनियर है, क्लियर। या हम कहें HE और AD नॉन कॉलिनियर है, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, तो दोनों की जो लाइन, जो दोनों का सपोर्ट है वो पैरेलल भी नहीं है और सेम भी नहीं है, क्लियर। अब हम करते हैं कोप्लेनर। चलिए कोप्लेनर और देख लेते हैं। जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में, इनको ना क्यूब पर करने से पहले आपको प्लेन्स का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। जिस रूम में आप बैठकर पढ़ रहे हैं वो रूम क्यूब या क्यूबॉइड होगा, ठीक है। मैं भी अब एक रूम से पढ़ा रही हूँ, अब मैं आपको ये रूम तो विजुलाइज नहीं करा पाऊंगी। तो ये क्यूब या क्यूबॉइड होता है हर रूम, ठीक है। तो आपको इसमें कितने प्लेन्स मिल रहे हैं? 4 और 2 6, ठीक है। 6 प्लेन हमारे पास हैं। कैसे? 4 दीवारें, एक ऊपर छत और एक नीचे का फ्लोर, 6 प्लेन हैं। सेम प्लेन में जो वेक्टर है वो कोप्लेनर हैं। तो फर्श, अब हम बात करते हैं हमारे फ्लोर की। अब हम बात करते हैं भाई इस ABCD की। ये देखिए बेटा जी, ABCD, अगर आप इसे एक्सिस में लेके चलते हो तो ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है और ये आपका हो जाता है जेड एक्सिस, और भी अच्छे से दिखेगा। तो ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर हैं वो कोप्लेनर है। तो इस एक प्लेन ABCD में कितने वेक्टर दिख रहे हैं हमें? हमें दिख रहे हैं AB, BC, AD और DC। AB, BC और भाई AD और साथ में आ गया DC। ध्यान दें, एक ही सरफेस पर, एक ही प्लेन पर AD, DC, BC और AB ये सब एक ही प्लेन पर हैं। तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, क्लियर। और इस प्लेन पर जो है वो ये 4 हैं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर हैं। जो सामने वाले पर है वो कोप्लेनर। अच्छा एक बात और बता दूं अब मैं आपको, जब हम ये सामने वाला प्लेन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, AFED ये बिल्कुल सामने वाला प्लेन। तो इस पर जब आप ध्यान दोगे तो इस पर कौन कौन से वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? इस पर हमें AF, FE, यहां लिख रही हूं मैं, AF भाई FE, ED, ध्यान देंगे, ED और बेटा जी AD, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दें, अब आप इस प्लेन पर ये डायगोनल भी बना हुआ है, FD एक ही दीवार का हिस्सा है ये आपका ना। अगर हम दीवार इमेजिन करते हैं, आप जिस रूम में बैठे हो उसके नीचे के चारों कॉर्नर्स को आप ABCD नाम दे देना, क्लियर। एक वॉल को आप A तो कॉमन हो गया, कॉर्नर DEF दे देना। एक वॉल को आप ये BF और G नाम दे देना, यू कैन इमेजिन इजीली। तो ये सामने जो FD है ये भी इसी वॉल पर है, रेड वाली पर, तो ये भी इन्हीं के साथ कोप्लेनर वेक्टर है, क्लियर। तो ये मैंने आपको कुछ एक ही फिगर से कोप्लेनर और भाई को इनिशियल और कोलिनियर वेक्टर समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और अब हम इन्हीं डेफिनेशन पर बेस्ड हमारे NCERT में एक एग्जाम्पल है और कुछ 1-2 क्वेश्चन हैं जो डिस्कस करेंगे, ताकि हमें कॉन्सेप्ट भी और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको बेटा जी मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से, और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरा नया लेक्चर आपको तुरंत मिल जाए, ठीक।
ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ NCERT। 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ। ये है बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 3 और हमें एक फिगर दे रखी है। पहले तो हम वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द फिगर, एक तरह से 4 बना रखा है हमने, ठीक है, ये सेम है भाई, पैरेलल है ये, और ये वेक्टर ए है और ये है हमारा। अब ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा इस तरफ है ये हमारा वेक्टर बी है। डायरेक्शन का आपने ध्यान रखना है, ये इधर है, क्लियर। और ये अपवर्डेड है, वेक्टर सी है, और बेटा जी ये डाउनवर्डेड है और ये वेक्टर डी है। ये पैरेलल हैं, ठीक है ना, बी इस तरफ है, सी इधर है, डी इधर है। और इस फिगर में हमने ये 3 टाइप के वेक्टर बताने हैं। नंबर 1, इनमें कौन कौन से कॉलिनियर हैं। नंबर 2, इनमें कौन कौन से वेक्टर्स इक्वल हैं। और नंबर 3, इनमें कौन कौन से वेक्टर्स को इनिशियल हैं। वो क्यूब वाला क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह जाता है, बहुत इजी। कोलिनियर जब भी किसी क्वेश्चन को करो तो पहले फिर से एक बार दिमाग में अपना रिकैप कर लो भी कोलिनियर होता क्या है। ऐसा वेक्टर या ऐसे 2 वेक्टर जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है या पैरेलल है, जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट यानी जिस लाइन में वो वेक्टर जा रहे हैं तो वो पैरेलल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। तो सेम में तो ये आ गए, इस एक ही लाइन पर 2 वेक्टर है, बाकी तो किसी लाइन पर 2 वेक्टर है ही नहीं। इसी लाइन पर 2 वेक्टर हैं सी और डी, तो सी और डी की लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है, तो सी और डी कोलिनियर हो गए। और सी के पैरेलल ए आ गया, इनकी भी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल आ गई, तो साथ में क्या आ गया, ए आ गया। 4 ही तो वेक्टर हैं ए बी सी डी। अब बी की लाइन ऑफ एक्शन अलग है तो वो कोलिनियर नहीं है। इक्वल में 2 बातें देखनी है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। तो ए और सी की डायरेक्शन सेम है और ए और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। यहां पर आपको ना 1 यूनिट का स्केल ले रखा है, भी ये 1 यूनिट हम मान के चल रहे हैं कि ये 1 है तो ये 2 हो गया। ये मेंशन किया हुआ है, आप बुक में देख लीजिएगा कि स्केल का क्या मतलब है कि ये जो इतनी डिस्टेंस है बच्चे वो 1 यूनिट है। तो ये 1 है तो ये 1 और 1 2 हो गया भाई, तो ये 1 और 1 2 हो गया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 हो गया। ये जो भाई मार्क लगाया हुआ है ये 1 यूनिट पे लगाया हुआ है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड 2 हो गया और दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड तो इनका भी 2 2 है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमारे पास जो इक्वल वेक्टर्स आएंगे वो ए एंड सी आएंगे। को इनिशियल शुरू एक ही पॉइंट से 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा वेक्टर निकलते हों, तो जहां से ज्यादा वेक्टर निकल रहे हैं वो एक तो ये पॉइंट है, यहां से सी भी जा रहा है, डी भी जा रहा है और बी भी जा रहा है, तो ये अपना बन गया वेक्टर बी, सी और डी हो गए को इनिशियल। पॉइंट तो ये भी दिख रहा है लेकिन यहां से केवल एक वेक्टर जा रहा है, दूसरा वेक्टर तो यहां आकर खत्म हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट है। तो ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का। और अभी हमारे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, इसी पर मैं भी आपको बता रही हूँ। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, और वहाँ पर भी एक आपको फिगर गिवन है दैट इज ए स्क्वेयर। पहले क्लियरली मेंशन है कि ये एक स्क्वेयर है, ओके। और इस स्क्वेयर में इस डायरेक्शन में ये वेक्टर सी है, ओके। इस डायरेक्शन में स्क्वायर है तो साइड्स इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। ये डी है भैया, ये वेक्टर ए है और ये यहाँ पर ये आपका वेक्टर बी है। एक बात आप क्लियर समझ लें कि मैग्नीट्यूड चारों वेक्टर्स का सेम है, डायरेक्शन कुछ की अलग है कुछ की सेम है, वो देखेंगे। तो इसमें हमने 3 चीज़ें बतानी है। नंबर एक को इनिशियल, नंबर 1 को इनिशियल। देखें भाई ध्यान से, एक ही जगह पॉइंट कितने हैं, 4 हैं, चारों को हल्का सा डार्क कर लो, 1 2 3 और 4।
यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है कि ये खत्म हो रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ खत्म हो रहे हैं, क्लियर। यहाँ से केवल एक ही वेक्टर जा रहा है, दूसरा एंड हो रहा है, यहाँ से भी एक ही वेक्टर जा रहा है, दूसरा तो इस तरफ आ रहा है, तो अब बच गया ये, यहाँ से ए भी जा रहा है और डी भी जा रहा है। तो ए और डी ही ऐसे वेक्टर हैं जो कि को इनिशियल हैं, इनके अलावा कोई और वेक्टर को इनिशियल नहीं है। दूसरा, अब ये इक्वल पे ध्यान देना भाई, इक्वल वेक्टर पे मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है क्योंकि हम स्क्वायर में डील कर रहे हैं, स्टेटमेंट में लिखा है इन दिस स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है। डायरेक्शन ए और सी सेम है, नहीं है, सी की डायरेक्शन ये है, ए बी और डी, बी और डी, बी और डी, ध्यान से देखो, देखो भाई ध्यान से, बी और डी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और बी और डी की डायरेक्शन भी सेम है, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर डी इक्वल हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट को पढ़ें, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल तो कैसे, कॉलिनियर, पहले तो कॉलिनियर को समझो, जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो या सेम हो, सेम तो है नहीं भाई, चार वेक्टर है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल लाइन पे काम कर रहा है, ठीक है। जब दोनों पैरेलल लाइन पे काम कर रहे हैं तो वो कोलिनियर हो गए, पैरेलल लाइन पे काम कर रहे हैं तो वो कोलिनियर तो हो गए हमारे। कोलिनियर के लिए हमने क्या देखना चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होनी चाहिए, तो डी और बी कोलिनियर हो गए, ए और सी कोलिनियर हो गए। लेकिन कह रहा है कि इक्वल नहीं होने चाहिए। अब इक्वल के लिए हम केवल मैग्नीट्यूड नहीं देखते भाई, इक्वल के लिए हम डायरेक्शन भी देखते हैं, इक्वल माने हर सेंस में इक्वल, तो ये दोनों तो इक्वल भी है, देखो ना खुद, अभी हमने यहां भी किया है, इक्वल है, तो ये कोलिनियर तो है, लेकिन हमने लेने नहीं है, हमने नहीं लेने, क्योंकि हमने वो लेने हैं जो इक्वल ना हो, तो ए और सी बच जाएंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर सी। गॉट इट। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। थोड़ा रबी कर लेते हैं ऊपर से, हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का कि वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ए और माइनस ए कोलिनियर होंगे, हैं भाई, ए और माइनस ए। जो लाइन ऑफ एक्शन है कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन या तो पैरेलल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ए और माइनस ए में क्या फर्क है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, डायरेक्शन अपोजिट है, केवल अपोजिट है, यानी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होगी या सेम होगी, तो ये वेक्टर कोलिनियर होंगे। यस इट इज ट्रू। ट्रू क्यों ट्रू है भाई, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस ए इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, बट दे वर्क इन सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, दे वर्क इन सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, या हम कहेंगे पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट। और आपको कोई जस्टिफाई भी नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सिर्फ इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि ये वेक्टर कोलिनियर हैं या नहीं है। तो आप ध्यान से देखें कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो वेक्टर माइनस ए इसके अपोजिट होगा, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये पैरेलल हो गई तो कोलिनियर हो गए। और भाई अगर हम ए की लाइन ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है तो वेक्टर माइनस ए ने इस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाना है, तो भी हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम रहेगी, तो जो हमारे वेक्टर हैं वो यहाँ पर कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो वो हमेशा
मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा। अब कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन याद कीजिए। जब मैंने कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन लिखी, मैंने लिखा था कि दे हैव द सेम और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, दोनों की डायरेक्शन कुछ भी हो, अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अब ये भाई ए बी इसी लाइन में है और ये ध्यान देंगे सी डी भी इसी लाइन में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका कम है, बट ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर वेक्टर कभी भी जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। थर्ड पार्ट, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड सेम है तो वो कोलिनियर होंगे, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है भाई। ये अपना थर्ड पार्ट है। मान लीजिए ये वेक्टर है ए बी, इसका मैग्नीट्यूड है ए, ओके, और भाई एक वेक्टर ये है अपना सी डी, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? नहीं है। पैरेलल है? नहीं है। तो ये हमारे कोलिनियर कैसे हो जाएंगे? मैग्नीट्यूड सेम है। बात को समझें, ए बी का मैग्नीट्यूड और भाई सी डी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है। तो हम क्या कहेंगे? दीज आर नॉट कोलिनियर। तो ये बात भी क्या है? फॉल्स है। क्लियर? एंड द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का क्या है? टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब इसका उल्टा कर दिया इन्होंने कि दो वेक्टर हैं, कोलिनियर हैं, इसको उल्टा कर दिया। चलो यहीं पर मैं इसको लिख देती हूँ, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। भाई उनका मैग्नीट्यूड सेम है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। भाई इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, ठीक है। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। अब इसने कह दिया मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, कोलिनियर है। कोलिनियर का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि डायरेक्शन सेम है। कोलिनियर का मतलब ये भी दोनों कोलिनियर हैं भाई, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है। मैग्नीट्यूड भी सेम है, देखो ना एग्जांपल आपके सामने है, मैग्नीट्यूड सेम है, सेम है मैग्नीट्यूड। भाई ये बात लागू हो गई, सेम मैग्नीट्यूड है, हो गया सेम मैग्नीट्यूड। कोलिनियर है, कोलिनियर हो गए, पर क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बच्चे हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो ये छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा सकूं। अभी हमारा इसी फर्स्ट एक्सरसाइज में पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस करके भी अभी हमारा टॉपिक रह गया है, लेकिन मेरी कोशिश है मैं धीरे धीरे आपको लेके चलूं, क्योंकि सारा मैं एक बार में बता दूंगी कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे, तो आपके सिर पे से चला जाएगा वो सारा। सबसे पहले लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज ए वेक्टर, हाउ टू डिफाइन ए वेक्टर, कैसे नोटेशन देते हैं, कैसे लिखते हैं वेक्टर को, कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, ये सारी डिटेल हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी। अब हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर, कोप्लेनर, लाइक, अनलाइक, इक्वल, नॉन कोप्लेनर, फ्री, लोकलाइज्ड वेक्टर, ये सारी चीज़ें अब हमने पढ़ी और उनसे रेलिवेंट हमने कुछ एग्जांपल्स किए और एक्सरसाइज 10.1 अपनी तरफ से कंप्लीट की। अगर आपको बेटा जी फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे अदर कॉन्सेप्ट्स को। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो आप ज़रा लाइक का बटन दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, शेयर करें। थैंक यू।